हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर हमारा कौन, बातें मत करो भाई, हमारा चैप्टर कौन सा शुरू हुआ था? लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट की बेटा एक क्लास हमने अभी तक की है और आज हमारी सेकंड क्लास है। अरे खुशी, बस कर बेटा अब। अच्छा, शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों ने एक क्लास अटेंड की थी, लास्ट वाली पीछे। आप लोग को वीडियो मिली? मिली थी, देख लिया आपने? बेटा आपने मिली थी, देखी नहीं? क्यों? सुबह पता लगा कि क्या करना है? अच्छा, आपने तो बेटा अटेंड ही की थी। आप, क्या नाम है आपका? आप तो लाइव लेते थे ना। तो सुनो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने लॉ ऑफ टॉट में ये पढ़ा था कि टॉट मतलब रॉन्ग है बेटा। और कौन सा रॉन्ग होता है टॉट बताओ? सिविल रॉन्ग। टॉट मतलब रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग। रॉन्ग दो तरह के होते हैं, वो जो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हो, एक वो जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट हो। याद है जी? अब आज हमें जो पढ़ना है बेटा, टॉट की लाइबिलिटीज पढ़नी है। अच्छा, टॉट की नेचर क्या क्या अभी हम पढ़ेंगे, किस किस तरह के टॉट होते हैं ये भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे टॉट में? लाइबिलिटीज। जो लॉ ऑफ टॉर्टस में तीन तरह की लाइबिलिटीज आती है। लॉ ऑफ टॉर्ट में कितने तरह की लाइबिलिटी आती है? हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। टाइप ऑफ, यार बातें मत करो यार, क्या होगा जुबिया? हेडिंग डालो बेटा, काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटीज। टॉर्टियस लाइबिलिटी के बारे में लिखना है बच्चों। तो तीन तरह की बेटा टॉर्ट में लाइबिलिटी होती है। नाम क्या टॉपिक है बताओ? टाइप ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। टॉर्ट में कितनी तरह की लाइबिलिटी होती है? तीन तरह की होती है बच्चों। पहली जो लाइबिलिटी होती है उसका नाम है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। टॉर्ट में एक लाइबिलिटी होती है, उसका नाम क्या है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दूसरी लाइबिलिटी जो टॉर्ट में होती है उसको बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विकेरियस लाइबिलिटी। और थर्ड जो होती है बेटा, ये होती है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। टॉर्ट में कितनी तरह की लाइबिलिटी बताओ? तीन तरह की। पहली बताओ कौन सी है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। दूसरी कौन सी है? विकेरियस। थर्ड कौन सी है? विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। सबके पास मेरी बुक्स हैं? बुक्स ओपन करो बेटा। देखो जी, हेडिंग देखो बेटा। टॉपिक हमारा क्या है? बुक्स आज पढ़ेंगे बेटा। टॉपिक हमारा क्या बताओ? काइंड ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने तरह की होती है टॉर्ट में बताओ? तीन तरह की। पहली स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। दूसरी विकेरियस। थर्ड विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। तो टोटल टॉर्ट में तीन तरह की लाइबिलिटी होती है। अब सुनो ध्यान से, एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली कौन सी लाइबिलिटी है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे विकेरियस लाइबिलिटी, थर्ड पढ़ेंगे विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है जी? पहले पढ़ते हैं बेटा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। देखो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को बेटा बाइफरकेट करा गया दो तरह से बेटा। नीचे आइए यहां पर, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। हाँ जी, ये सुनो ध्यान से। करा गया कि इन सम टॉर्ट्स defendant is liable even though the harm to plaintiff occurred without intention or without negligence on defendant part। कई बार ऐसा होता है टॉर्ट में लाइबिलिटी आ जाती है एक पर्सन की। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपको, टॉर्ट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर। उसके अगेंस्ट फिर क्या होता है? सूट फाइल होता है तो बिकम्स डिफेंडेड।
मतलब टॉर्ट फीजर डिफेंडेंट ही टॉर्ट करता है, बोलो, ठीक है। अब डिफेंडेंट की लायबिलिटी आ जाती है बेटा, कुछ ऐसे टॉर्ट भी है डिफेंडेंट की लायबिलिटी आ जाती है जहां पर जो प्लेंटिव को हार्म पहुंचा विदाउट इंटेंशन, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। अब इसको समझने के लिए एक टॉपिक है बीच में बेटा, पहले उस पे आइए, मेंसरिया। मेंसरिया नहीं है, यहां पे देखना मेंसरिया बेटा, टॉपिक देखो मेंसरिया क्या होता है। लास्ट क्लास में याद करो, हमने टॉर्ट को समझने के लिए क्या करा था, 3 कंडीशंस पढ़ी थी, अरे बोलो, 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी टॉर्ट की, जो 3 कंडीशन में अगर आप वो फुलफिल कर देते हो मतलब टॉर्ट हुआ है, बोलो। हमने हेडिंग पढ़ी थी जनरल कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ ए टॉर्ट, और उसमें कितनी कंडीशन थी, 3, याद है ना ऐसा कुछ, ठीक है। अब बोलता है वो टॉर्ट की लायबिलिटी तभी आती है जब मेंस रिया प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, मेंस रिया का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जनरल प्रिंसिपल है एक बेटा जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये प्रिंसिपल का नाम है। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्ट माइंड। क्या बोल रहा है, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट, एक्ट कभी गलत नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ गिल्ट माइंड, जब तक उसमें गिल्ट माइंड ना हो। सुनना ध्यान से, लॉ मेकर कहता है ना तो करा गया एक्ट गलत है, ना वो पर्सन जो उस एक्ट को कर रहा है वो गलत है, उसकी इंटेंशन अगर गलत है तब वो एक्ट गलत माना जाता है। एक बात बताओ, अगर आप पे कोई अटैक करेगा, आप डिफेंड करोगे तो सामने वाले को इंजरी तो होगी ना, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा बिकॉज आप डिफेंड कर रहे हो। और एक आप सामने वाले पे बिना किसी कारणवश अटैक कर रहे हो और उसको इंजरी हो रही है, तो आपको पनिश करा जाएगा ये बोलकर कि आपने क्राइम करा है, सामने वाले को आपने बीट करा है, मारा है आपने। बट एक दूसरा केस जहां पर आपने मारा नहीं, अपने आप को बचाया, डिफेंड करा, बट सामने वाले को इंजरी आई। दोनों ही केस में सामने वाले को इंजरी आ रही है, बट एक केस में आप डिफेंड कर रहे हो, एक केस में आप अटैक कर रहे हो। अरे बोलो, यही हो रहा है ना, यही बोला गया यहां पर, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्ट माइंड। एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट, एक्ट कभी गिल्ट नहीं होता अपने आप में, उसमें जो गिल्ट इंटेंशन है अगर वो प्रेजेंट हो तब जाकर वो एक्ट गलत माना जाता है। It does not mean that for law or tort the act must be done with availability, but simply means mind occur in the act. The act must be done either with wrongful intention or negligence. मतलब याद रखना बच्चों, अगर एक एक्ट में मेंसरिया है, मेंसरिया मतलब गिल्ट माइंड है, तो बेटा वो एक्ट रॉन्गफुल है, अदरवाइज वो एक्ट रॉन्गफुल नहीं है। चलो अब कैसे पता लगेगा सर मेंसरिया है नहीं, कर दो चीज चेक कर लो, या तो इंटेंशन देख लो या नेग्लिजेंस देख लो। अगर या तो रॉन्गफुल इंटेंशन है या नेग्लिजेंस है, दोनों में कोई एक भी चीज प्रेजेंट है मतलब मेंसरिया है, दोनों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट है मतलब मेंसरिया नहीं है। अब सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को, तो सुनो ध्यान से, बता रहा हूं बेटा। रॉन्गफुल इंटेंशन क्या होती है, सुनो, मैंने आपको क्या करा, इंटेंशनली मारा, आप पढ़कर नहीं आए, मैंने आपको इंटेंशनली क्या करा, आपको मारा। ये बेटा मेरी यहां पर इंटेंशन क्या, मारने की है, तो इंटेंशन मेरी क्या है, रॉन्गफुल है, मारने की इंटेंशन है मेरी, बचाने बचाने की तो नहीं है। आप पढ़कर नहीं है, मैंने आपको क्या करा, मारा, मेरी क्या है, रॉन्गफुल इंटेंशन है। तो जहां पर आपकी इंटेंशन रॉन्गफुल हो मतलब क्या है, मेंसरिया। दूसरा, या आप नेग्लिजेंस हो, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह हो, क्या हो बेटा, लापरवाह हो। आप गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, रैश ड्राइविंग 140 की स्पीड से, सामने कोई आ जाता है, टकरा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आपसे पूछा गया कि आपने रॉन्ग करा, आपने बोला नहीं मेंसरिया नहीं था, आपने बोला मेंसरिया नहीं था, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, बस मैं तो ऑफिस टाइम पर पहुंचना चाहता था इसलिए तेज चला रहा था। बट रॉन्गफुल इंटेंशन तो नहीं है, बट सेम टाइम पर आप चेक करो, नेग्लिजेंट तो थे आप, लापरवाह तो थे, बोलो आप क्या थे, नेग्लिजेंट थे, लापरवाह थे, मतलब मेंसरिया अगेन प्रेजेंट है। तो मेंसरिया के लिए दो चीज चेक करते हैं, या तो आपकी क्या हो, रॉन्गफुल इंटेंशन हो, या फिर आप क्या हो, नेग्लिजेंट हो। इंटेंशन आपकी रॉन्गफुल हो या फिर आप नेग्लिजेंट हो, दोनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है मतलब मेंसरिया है। क्या है, मेंसरिया, और मेंसरिया मतलब वो रॉन्गफुल है एक्ट, और अगर मेंसरिया नहीं है तो वो एक्ट रॉन्गफुल नहीं है। आगे बात समझ। मान लीजिए आपने अपना पर्सनली क्या कर रखा है, डॉग है आपके पास, और आप उसको गली में छोड़ देते हो खुला और वो किसी को काट लेता है, तो बताइए आपकी क्या, आपके वो एक्ट को रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा,
माना जाएगा। रॉन्गफुल एक्ट इसलिए माना जाएगा बिकॉज वो मेंसरिया है। मेंसरिया मतलब आपकी इंटेंशन तो गलत नहीं है, बट आप क्या हो वहां पर, नेग्लिजेंट। तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। डॉग कुत्ता तो कुत्ता है, आपका बाबू होगा तो क्या हुआ, बाकी के लिए तो कुत्ता ही है। क्यों, अरे बोलो भाई। तो कहने का मतलब, अगर एक एक्ट में या तो क्या हो, आपकी इंटेंशन गलत हो, या फिर आप क्या हो, नेग्लिजेंट हो, तो माना जाएगा वो एक्ट में मेंसरिया है। और जहां पर एक्ट में मेंसरिया मतलब रॉन्गफुल है, और जहां पर एक्ट में मेंसरिया नहीं है, रॉन्गफुल नहीं है। आपने मुझे मारने की कोशिश करी कि सर बहुत परेशान करते हैं, डेली आए दिन सुनाते हैं। मैंने अपने आप को डिफेंड करा, मैं कराटे किंग, और मैंने डिफेंड करके तुम्हें क्या करा, तुम्हें चित कर दिया, मैंने गिरा दिया तुम्हें, और तुम्हारे हाथ पैर क्या हो गए, टेढ़े हो गए। अब तो क्या मैंने कोई टॉट किया है, नहीं, मेंसरिया नहीं है, क्योंकि मेरी ना तो इंटेंशन गलत, ना मेरी नेग्लिजेंस है। यहाँ पर मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। तो डिफेंड में बेटा जब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरी इंटेंशन गलत ना नेग्लिजेंट, मतलब क्या प्रेजेंस नहीं है, मेंसरिया प्रेजेंस नहीं हो। जहां मेंसरिया प्रेजेंट नहीं हो, टॉट नहीं है। हाँ जी, अब पूछ बेटा सिमरन। सृष्टि, हाँ बोल। तो इंटेंशनली नहीं ना, ब्रेक फेल हो गई तो, हाँ तो उसको कॉम्पनसेशन दे देंगे हम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ, मैं उस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। इंडिया में एक एक्ट नहीं है बच्चों, हजारों एक्ट है, एक ही चीज के ऊपर लगते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको लॉ ऑफ टॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहा हूँ हर चीज का। यही मैं दूसरे लॉ लगा दूं, आईपीसी लगा दूं, सीआरपीसी लगा दूं, तो मेरा आंसर फिर चेंज हो जाएगा। तो जो आपका केस है, वहां पर अगर मान लीजिए किसी की ब्रेक फेल भी हो जाती है, रेमेडी तो मिलेगी, बट लॉ ऑफ टॉट कहता है मेंसरिया प्रेजेंट नहीं, हमारे अकॉर्डिंगली क्या नहीं माना जाएगा, वो रॉन्गफुल माना नहीं जाएगा, टॉट नहीं माना जाएगा। पर यही दूसरा एक्ट अगर बात करें, वो करे हाँ जी रॉन्ग है, ये रॉन्गफुल है, समझे। और पूछो, अरे बोल दो। गिल्ट माइंड, अच्छा एक प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, एक्टस रियस, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्ट इट सेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्ट माइंड। एक्ट गलत नहीं जब तक क्या ना हो, गिल्ट माइंड ना हो। और गिल्ट माइंड का मतलब या तो रॉन्गफुल इंटेंशन हो या नेग्लिजेंस हो। बोलो बात समझ आ गई, अरे बोल दो, अरे पक्का, आगे बढ़े। चलो जी, अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा, टॉटियस लाइबिलिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, टॉटियस लाइबिलिटी में कितनी लाइबिलिटी आती है, 3। तो सर एक बात बताओ, हर टॉट में हम क्या चेक करते हैं, मेंसरिया, है ना। हर टॉट में हम क्या चेक करते हैं, मेंसरिया। अब टॉट में 3 तरह की लाइबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, विकेरियस और विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। पहली कौन सी पढ़ा रहा हूं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हेडिंग पढ़ना। क्या मुस्कान बेटा फोन छोड़ दे। डिफेंडेंट इज लाइबल, क्या बोला गया बेटा, डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो हार्म टू प्लेंटिव अकर्ड विदाउट इंटेंशन विदाउट नेग्लिजेंस। ओहो बहुत बड़ी बात बोल गया ये। कह रहा अगर मान लीजिए एक पर्सन को क्या हुआ है, हार्म पहुंचा है, बिना आपकी इंटेंशन के, बिना नेग्लिजेंस के, मतलब क्या प्रेजेंस नहीं है, नो मेंसरिया इज प्रेजेंट, फिर भी आपकी लाइबिलिटी आएगी। वैसे इन जनरल रूल क्या बताओ, मेंसरिया प्रेजेंट होगा तभी वो टॉट है, तभी आपकी लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज लाइबिलिटी कभी नहीं आती। एक लाइबिलिटी ऐसी है, एक केस ऐसा जहां पर बेटा विदाउट मेंसरिया भी आपकी लाइबिलिटी आती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जहां पर एक पर्सन लाइबल हो जाएगा, डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो हार्म जो उसको पहुंचा है प्लेंटिफ को, वो उसकी विदाउट इंटेंशन विदाउट नेग्लिजेंस है। बोलो बात समझ आ गई। देखिए, इन अदर वर्ड्स डिफेंडेंट इज लाइबल विदाउट एनी फॉल्ट। इसका मतलब क्या है, डिफेंडेंट की ना बिना किसी फॉल्ट के क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। अब इस टॉपिक को स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को 2 एंगल से पढ़ाऊंगा। पहला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एंगल से, दूसरा विकेरियस लाइबिलिटी के एंगल से, ओ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के एंगल से। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती कब है, सुनो ध्यान से। अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पर एक्यूमुलेट कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है कोई हजार्डियस थिंग्स। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो हजार्डस होते हैं, हजार्डस मतलब डेंजरस होते हैं। मैं क्रैकर्स की फैक्ट्री की बात करूं, पटाखों की फैक्ट्री की बात करूं, तो क्या है वो, हजार्डस है। बहुत सारे केमिकल प्लांट्स होते हैं जो केमिकल यूज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं।
आप सोचो बेटा, वहां से कोई गैस अगर लीक हो जाए या कोई एक्सप्लोजिव हो जाए, तो बेटा आसपास जो लोग रहते हैं और जो वर्कर काम कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको हार्म नहीं पहुंचेगा? होगा ना। तो ये ड्यूटी किसकी है? ओनर की ड्यूटी है कि उनको सेफ करे। वो क्या करे? मतलब प्रिकॉशन ले सारे सेफ्टी। फिर भी अगर हार्म पहुंचा, चाहे उसकी गलती थी या गलती नहीं थी, फिर भी उसकी लाइबिलिटी आएगी। मतलब विदाउट मेंसरिया भी उसकी क्या आ रही है? लाइबिलिटी आ रही है। अभी हमने क्या पढ़ा था हर बार? मेंसरिया प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विदाउट मेंसरिया भी लाइबिलिटी आएगी। अगर कब? बताइए। अगर बेटा आप कौन सी इंडस्ट्री में हो? हजार्डस और डेंजरस इंडस्ट्री में हो, और बेटा उससे कोई हार्म पहुंचा नेबर्स को और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रह रहे हैं उनको, आपकी लाइबिलिटी आएगी और आप उसको पे करोगे लाइबिलिटी को। आ रही बात समझ? पहले पढ़ने दो बेटा। रूल इन रेलन वर्सेस फ्लेचर, एक केस हुआ था इसके लिए बेटा, यूके का केस है ये। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर कहां का केस है? यूके का। A man act at his peril and is insurer of the safety of his neighbor against accidental harm. एक इंसान अपनी इच्छा से काम करता है, बिजनेस करता है, उसकी जिम्मेवारी है सेफ्टी की। किसकी? जो आसपास नेबर्स में उनकी सेफ्टी की जिम्मेवारी किसकी है? उस पर्सन की है, ओनर की है। सच ड्यूटी इज एब्सोल्यूट, ये बेटा ड्यूटी कौन सी है? एब्सोल्यूट, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट और इज सर्वेंट। हम ये नहीं देखेंगे कि भैया जो पर्सन है, ओनर है, क्या उसकी कोई इंटेंशन गलत थी या डिफेंडेंट, या फिर वो पर्सन की कोई नेग्लिजेंस थी या नहीं थी। हम लाइबिलिटी थोप देंगे अगर मान लीजिए क्या हुआ, कोई हार्म पहुंचा। इट वॉज हेल्ड दैट इफ ए पर्सन ब्रिंग्स और एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड, क्या हुआ भाई? अगर एक पर्सन क्या कर रहा है? इफ ए पर्सन ब्रिंग्स और एक्यूमुलेट्स ऑन हिज लैंड, अगर एक पर्सन क्या कर रहा है? ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। मुस्कान बेटा फोन छोड़ेगी, मैं ले लूं फोन और सीधी बैठ क्लासरूम में। अगर एक पर्सन क्या है? ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है ऑन हिज लैंड एनीथिंग, एक पर्सन अपनी लैंड पे कुछ ऐसा ब्रिंग कर रहा है विच इफ वुड एस्केप, अगर वो क्या हो जाए? एस्केप हो जाए, मे कॉज डैमेजेस, वो क्या पहुंचा सकता है? डैमेज पहुंचा सकता है टू हिज नेबर। एंड इफ इट डज सो एट हिज ओन पेरिल, एंड इफ डज एस्केप, और अगर ऐसा हुआ, कॉज डैमेजेस, ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी क्या आ जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। हाउ एवर केयरफुल ही मे हैव बीन, चाहे वो कितना ही केयरफुल क्यों ना हो, एंड वट एवर प्रिकॉशन मी ही मे हैव टेकन टू प्रिवेंट डैमेजेस, चाहे उतने कितने ही प्रिकॉशन क्यों ना लिए हो। एक आपने सुना होगा भोपाल में मिथाइन गैस लीक हुई थी, वैसे ही बात कर, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा हुआ तो ओनर की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, चाहे उसने कितने ही प्रिकॉशन लिए हो, चाहे कितने ही सेफ्टी मेजरमेंट लिए हो, अगर हार्म पहुंचा तो उसकी जिम्मेवारी है उस हार्म की भरपाई करने की, लॉस की भरपाई करने की। आ रही है बात समझ? यहां तक कोई डाउट है? ये लाइबिलिटी सिर्फ कब आती है बताओ? अगर आप किस इंडस्ट्री में हो? डेंजरस और हजार्डस में, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई एक्सीडेंटल हार्म हुआ तो बेटा उस पर्सन की डिफेंडेंट की लाइबिलिटी है, चाहे मेंसरिया प्रेजेंट ना हो, चाहे कोई नेग्लिजेंस ना हो, चाहे कोई इंटेंशन गलत ना हो। आगे बात समझ? अरे बोल दीजिए। यहां तक बात समझ आ गई? अब डायरेक्ट नीचे आइए। एक्सेप्शन, यहां से पढ़िए। अभी तक आपने क्या पढ़ा मुझे बताइए? अभी तक आपने ये पढ़ा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर पर्सन ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है अपनी लैंड पे कुछ ऐसा जो एजार्डस है और एस्केप होने से लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी? ओनर की आ जाएगी। ये पढ़ा आपने। अब कह रहा है एक्सेप्शन। Exception to rule of strict liability have been introduced in course of time, some of them being inherent in judgment in Raylan versus Fletcher. कोर्ट ने 5 एक्सेप्शन दिए, कह रहा बोला यहां पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। अगर चाहे हार्म भी हुआ तब भी किसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी? डिफेंडेंट की। पहला, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। ऊपर मुंह करो। मैं बेटा एक प्लांट लगा रहा हूं, एक फैक्ट्री लगा रहा हूं हजार्डस की, और आप मेरे पड़ोसी हो। मैंने आप लोगों से पूछा भैया आपको कोई एतराज तो नहीं है? आपने बोला नहीं हमें कोई एतराज नहीं, एक दिन सबको जाना है मर के, आप उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ से केमिकल लीक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी मेरे से अच्छी बनती है, आपने मुझे परमिट कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस करिए, हमें कोई एतराज नहीं, चाहे हमें कोई लॉस ही क्यों, हमें कोई हार्म ही क्यों ना हो रहा हो। तो मेरे पास किसकी कंसेंट है बताइए? आप प्लेंटिफ की कंसेंट है। कल को आपको कोई हार्म पहुंचा, मैं लाइबल नहीं हूं क्योंकि आपकी मैंने पहले ही कंसेंट ले ली थी। So where plaintiff has consented to accumulation of dangerous thing,
अगर प्लेंटिव ने कंसेंट दे दी थी कि भैया डेंजरस थिंग को आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो डिफेंडेंट की लैंड पर, लाइबिलिटी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल में आती ही नहीं है। आ रही बात समझ? सिस्टर कुछ पूछना है? कैसे खुश हो रही है? कुछ याद आ गया? दौरे पड़ रहे हैं कुछ? ऐसे समझा भी नहीं पा रही है। आगे देखो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा, पहला तो मैं ये समझ आ गया कि एक केस तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी वहां नहीं आएगी जहां पर डिफेंडेंट के पास किसकी कंसेंट है। दूसरा सुनो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मान लीजिए मेरी क्या है, फैक्ट्री है मेरी, मेरा प्लांट है, वहां पर रात को कुछ लोग आते हैं और पाइपलाइन को ब्रेक कर देते हैं हथौड़े मार मार के, और वहां से पाइपलाइन से गैस क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, और आप सब नेबर्स में जो लोग रह रहे हो आप सबको हार्म पहुंचता है। तो बताइए मेरी वजह से हार्म हुआ क्या? ना तो डिफेंडेंट ने वो काम करा, ना मेरे वो किसी सर्वेंट ने काम करा, एक स्ट्रेंजर बंदा वो काम करके चला गया। इफ द हार्म हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, अगर हार्म किसकी वजह से हुआ है, स्ट्रेंजर हु इज नाइदर डिफेंडेंट सर्वेंट, नो, ना तो वो क्या है डिफेंडेंट का सर्वेंट है, ना ही क्या है वो एजेंट है, नो डिफेंडेंट हैज एनी कंट्रोल ओवर हिम, ना ही डिफेंडेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल, अगेन लाइबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं आएगी। ये केस समझ आया? मतलब हार्म जो हुआ है बेटा, वो गैस जो लीक हुई है डेंजरस, वो किसकी वजह से हुआ है, स्ट्रेंजर, उसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। मतलब इन सब केस में किसकी लायबिलिटी नहीं आ रही है, डिफेंडेंट की नहीं आ रही। पहला केस क्या था, कंसेंट ऑफ प्लांटिव, दूसरा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरा स्टैट्यूट अथॉरिटीज। स्टैट्यूट अथॉरिटी का मतलब सुनो बेटा, अच्छा कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती है जिनका काम होता है, सम टाइम कुछ पब्लिक बॉडीज ऐसी जिनका काम है वाटर स्टोर करना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइक आर बाय स्टैट्यूट एग्जम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी एज लॉन्ग एज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दे एक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनकी जिम्मेवारी है। अब दिल्ली जल बोर्ड बताओ पानी क्या स्टोर नहीं करता क्या? जो दिल्ली के हर घर में सुबह 7 बजे सप्लाई का पानी आता है वो स्टोर करता होगा दिल्ली जल बोर्ड। मान लो बड़े बड़े टैंकर ही वो फट जाए तो बेटा पूरी पुरानी दिल्ली जो हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी नगर में, गीता कॉलोनी में, सब जगह पर क्या होगी, बाढ़ नहीं आ जाएगी? हम तैर नहीं जाएंगे फिर? अरे बोलो तो बताओ, दिल्ली जल बोर्ड लाइबल है? कह रहा नहीं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका काम है स्टोर करना, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही। गलती अगर उनसे हो गई तो उस गलती के लिए मानेंगे नहीं, उन जिम्मेवार है। आ रही बात समझ? तो जो पब्लिक बॉडीज है, हमारी बात नहीं हो रही, तुम अपने घर में क्या करो, पानी स्टोर कर लो, फिर तुम्हारे घर से पानी क्या हो जाए, लीक, तुम्हारे घर से पानी क्या हो जाए, निकल कर तुम्हारी गली में पूरे बहा दे सबको वो, तो भैया तुम लायबल हो, तुम पब्लिक बॉडी नहीं हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पब्लिक बॉडी, जिनका काम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बिल्कुल, वैसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा बिकॉज यहां पर लिखा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जो सरकार द्वारा स्पेशल एक्ट में बनाई गई है। ठीक है जी। तो ऐसी बॉडी जो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रही है, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है और कोई नुकसान हो जाता है तो भैया उसके लिए उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अगर कोई गलती हो भी गई उनसे उनकी लायबिलिटी नहीं है। इसके ऊपर केस हुआ था ग्रीन सेल्जा वाटर वर्क्स लिमिटेड। डिफेंडेड कंपनी की स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। जो कंपनी थी डिफेंडेंट, उसकी जिम्मेवारी क्या थी, पानी सप्लाई करना। ए मेन बिलोंगिंग टू कंपनी बस्ट, एक मेन लाइन थी वो बस फट गई विदाउट एनी फॉल्ट ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच प्लेंटिव प्रमाइसेस वर फ्लडेड विद द वाटर। क्या हुआ, एक मेन पाइपलाइन फट गई और प्लेंटिव की प्रमाइसेस पूरी क्या हो गई, पानी से भर गई। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी वॉज नॉट लाइबल, कोर्ट ने बोला कंपनी लाइबल नहीं है बिकॉज कंपनी वॉज एंगेज इन परफॉर्मिंग स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ये तो उसकी स्टैट्यूट ड्यूटी है बेटा जो कर रही है। अरे बोल दो यार, आगे बात समझ। ये देख बेटा क्या लिखा है, सुन ध्यान से। हु इज नाइदर डिफेंडेंट सर्वेंट और नॉर एजेंट। अगर आपका सर्वेंट है फिर बात थोड़ी हो रही है। बोला नाइदर डिफेंडेंट सर्वेंट नॉर एजेंट ओवर विच डिफेंडेंट हैज एनी कंट्रोल। अगर डिफेंडेंट का उस बंदे पे कंट्रोल है, वो कर रहा है, तो डिफेंडेंट लाइबल है।
ऐसा बंदा हार्म पहुंचा रहा है जिसका डिफेंडेड, जिसके ऊपर डिफेंडेड का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अरे वो छोड़ ना, इतना टेक्निकल क्यों जा रही है? अरे यार इतना टेक्निकल क्यों जा रही है? कैसे घुस सकता है, कैसे जाएगा? फिल्में नहीं देखती क्या तुम? जैसे होना है हो ही जाएगा यार। कोई भी सॉफ्टवेयर हैक कर लेगा। पाइपलाइन तो एक जगह थोड़ी, पाइपलाइन कहां कहां से होती है, बिछाई होती है। एक प्लांट की पाइपलाइन थोड़ी होती है, पाइपलाइन तो कहां से चल रही होती है उसकी। कहीं से भी तुम क्या कर सकते हो, डैमेज पहुंचा सकते हो। रेलवे की बताओ, रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरी होती है क्या? रेल की जो लाइन है वो तो हर जगह बिछी हुई है। तुम दिल्ली से गोवा जाओ तो रेलवे की बीच में कोई पटरी काट दे, काम खत्म। अब रेलवे का उस पर कंट्रोल थोड़ी है। होते नहीं एक्सीडेंट ऐसे? रेलवे की पटरी जो होती है, लाइन होती है, लोग क्या कर देते हैं उसको ब्लास्ट कर देते हैं, जो आदिवासी टाइप होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं रेलवे। वहां पर क्या होता है, जब रेल जाती है तो पलट जाती है, वहां पर हादसे हो जाते हैं ऐसे। अब रेलवे का कंट्रोल नहीं है ना उस चीज के ऊपर, क्या करे रेलवे। आई बात समझ? स्टैचूट बॉडी है बेटा। स्टैचूट अथॉरिटी का मतलब ही वो अथॉरिटी होता है जो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड हो, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली। अब प्राइवेट की बात नहीं है। हाँ। और पूछो, आगे बात समझ? अभी पीछे एग्जाम्पल सुना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मिस्टेक हुई थी, ये वाली बताता हूं क्या हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता हो रॉ हमारी एजेंसी है इंटरनल। इसने हमारी आर्मी के चीफ को इंफॉर्मेशन दी कि नागालैंड में घर में 12 टेररिस्ट घुसे हुए हैं। बताई थी मैंने बात, ये पढ़ा था ये वाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रॉ ने इंफॉर्मेशन दी कि नागालैंड में घर में 12 टेररिस्ट हैं। और आर्मी वाले गए, उन्होंने पूरे घर को उड़ा दिया, वहां से ब्लास्ट कर दिया। पता लगा अंदर सिटीजन बैठे थे नॉर्मल। गलती होगी उनसे, नॉर्मल सिविलियंस थे और उनको उड़ा दिया। हमारे होम मिनिस्टर ने आकर पब्लिकली पार्लियामेंट में आकर माफी मांगी थी पूरे देश से। कह रहा है हम हमेशा थोड़ी चूके हैं, हमने ऐसे कितने मिशन में क्या करा है, लोगों की जान बचाई है, एक मिशन में हम अनसक्सेसफुल हो गए, बट इंटेंशन तुम्हारी कहीं गलत नहीं थी भाई। अगर रियलिटी में वो टेररिस्ट होते, फिर अगर हमको नाम मारते तो कितने हजारों लोगों को मार देते वो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर गवर्नमेंट आर्मी की क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है हमें सेव करना। क्या है ये? स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। और अगर मान लीजिए गलती से क्या हुआ उस ड्यूटी में, स्टैट्यूटरी ड्यूटी में कुछ इनोसेंट मारे गए, कोई लाइबिलिटी नहीं सरकार की। सरकार सिंपथी के तौर पर कॉम्पनसेशन मॉनिटरी दे सकती है, ऑल दो सरकार की कोई क्या नहीं है। तो हम बेटा पढ़ी क्या रहे हैं, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती कहां है, जहां पर मेंसरिया होता ही नहीं है। ना तो इंटेंशन होती है, ना नेग्लिजेंस होता है, फिर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाती है। वैसे तो हर जगह मेंसरिया चेक करते हैं, बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मेंसरिया बिना लाइबिलिटी आती है ना। बोलो, आप देखते नहीं जब पुलिस कार्रवाई हो रही होती है या आर्मी कार्रवाई होती है, कुछ इनोसेंट के ऊपर भी क्या हो जाता है, कुछ इनोसेंट को इंजरी भी पहुंच जाती है। वो तो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं भाई। अरे बोलो। फोर्थ बेटा, एक्ट ऑफ गॉड। मान लीजिए बेटा ऊपर वाले की माया कोई रोक नहीं सकता, नेचुरल कॉज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो कोई सोच भी नहीं सकता। मान लीजिए बाढ़ आ गया बेटा, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कटरीना आ गई। तूफान नहीं आते, तूफानों के नाम रखे जाते। पीछे तूफान आया था कटरीना, हाँ हाँ, पीछे तूफान का नाम, तूफान जो सुनामी आती है, जो तूफान आते हैं उनका नाम रखा जाता है। तो ऐसे मान लीजिए कोई तूफान आ गया, हर साल आता है, बंगाल की खाड़ी, जहां जहां पर समुद्र है, मुंबई हो गया, ये बंगाल हो गया, यहाँ पर आते हैं, पानी है ना वहां पर, समुद्र के पास है ना ये। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक्ट ऑफ गॉड है, अब उस एक्ट ऑफ गॉड से क्या हुआ, किसी को कोई हार्म हो गया, एक्ट ऑफ गॉड से क्या होगा, किसी को हार्म हो गया बेटा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें। कह रहा है वो ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। अरे बोल दो भाई, किसी की क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव ऑन डिफॉल्ट, या फिर प्लेंटिव की गलती थी, वो डिफेंडेंट की प्राइमाइसिस में जाकर खुद ही क्या करा था, छेड़ाछाड़ी कर रहा था, गैस लीक होगी और हार्म पहुंच गया उसको। या फिर वर्कर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर,
उसको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट दिए थे पहनने के लिए, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के वो काम कर रहा है। बताओ किसकी गलती है ये? वो प्लेंटिफ जिसको हार्म पहुंचा उसकी खुद की गलती है ना। उसको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए, उसको बोला कि शराब पीकर काम नहीं करना, उसने क्या करा? शराब पी कर मशीन में हाथ दे दिया, हाथ कट गया उसका। अरे बोलो। उसको लगा देखता हूं क्या घूम रही है बड़ी चक्री से, उसने हाथ दे कर दिया बीच में और हाथ कट गया उसका। क्या हुआ ये? प्लेंटिव कौन डिफॉल्ट है भैया इसमें? डिफेंडेंट कुछ नहीं कर सकता, लाइबिलिटी नहीं आएगी। चलो बताओ, समझ आ गए केस? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती कहां है बताना बच्चों? जहां पर कोई हजार्डियस या डेंजरस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, वहां पर डिफेंडेंट की लाइबिलिटी आ जाती है, चाहे उसकी कोई नेग्लिजेंस हो या ना हो, चाहे इंटेंशन गलत हो या ना हो। इतनी बात समझ आ गई? इसकी 5 एक्सेप्शन पड़ी जहां पर उसकी लाइबिलिटी नहीं आती। पहला, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, थर्ड पार्टी एक्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट, एक्ट ऑफ गॉड और प्लेंटिव ओन मिस्टेक। ये बेटा किसकी बात थी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यूके का केस था। सेम बेटा इंडिया में केस आया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगाई वहां पर। सेम केस इंडिया में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं करा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगाई। कौन सी लाइबिलिटी लगाई? एब्सोल्यूट। सर इसका मतलब क्या होता है? सेम केस बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, एक एंटरप्राइजेस किस में एंगेज है? हजार्डस और डेंजरस इंडस्ट्री में। तो किसकी लाइबिलिटी आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये केस बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जजमेंट देखी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मैं सेम जजमेंट दे दूंगा तो सब मुझे क्या बोलेंगे? चोर कहीं का, है ना। सारी जजमेंट कॉपी कर ली यूके वाली, अपना तो कुछ दिमाग है ही नहीं। करे इंडियन जुडिशियल थिंकिंग सीमित नहीं रह सकती किसकी थिंकिंग पर? इंग्लैंड की जुडिशियल थिंकिंग पर। उन्होंने जजमेंट दी, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम मैटर पे हम भी सेम जजमेंट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर हमारे यहाँ पर कोई डेंजरस और इनहेरेंट इंडस्ट्री में कोई अगर मान लीजिए काम कर रहा है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं आएगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आएगी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब, हाँ जी, कोई नेग्लिजेंस है या नहीं है, एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होगी। हमेशा हर केस में लाइबिलिटी किसकी आएगी? डिफेंडेंट की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी, एक्सेप्शन भी खत्म कर दी। बोला यूके में तो क्या बोला था? एक्सेप्शन 5 केस में डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं आती। इंडियन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमेशा किसकी लाइबिलिटी आएगी? डिफेंडेंट की, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। गलत कहां से होगी? मैंने कब बोला गलत है? गलत क्यों? क्यों वही पूछ रहा हूं, क्यों गलत है ये? आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आनी चाहिए। तो बेटा मैं स्टिक लाइबिलिटी पढ़ा रहा था ना तेरे को, फिर तू पागलों तरह हंसने लगी, मुझे कैसे समझ आएगा? अब सुनो ध्यान से, अब पहले मैं तेरा जवाब देता हूं फिर तेरा जवाब देता हूं। सुनो बेटा, आप कभी नहीं बोल सकते ये कि सर ये जजमेंट सही है, जजमेंट गलत है। भैया जिसकी जैसी थिंकिंग, जजमेंट कौन देता है? जुडिशरी देती है, एडवोकेट देता है। उसको जिस बेस पर वो लग रहा है वो उस बेस पर जजमेंट दिया। तुम गलत सही नहीं बोल सकते, तुम उसको क्या नहीं बोल सकते? गलत सही। यूके कोर्ट ने बोला कि यार इन हमेशा डिफेंडेंट लाइबल है, बट 5 केस में लाइबल नहीं होगा, 5 एक्सेप्शन में। इंडियन कोर्ट ने बोला ऐसे तो फिर क्या होगा? आए दिन क्या होगा? अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो जो इनोसेंट को हार्म पहुंचेगा उनकी जिम्मेवारी तो कोई लेगा ही नहीं। और इंडिया में क्या हजार्डस एक्टिविटी नहीं होती? आए दिन होती है, जितने केमिकल प्लांट है सारे हजार्डस है। कह रहे कोई तो जिम्मेवारी उठाए। तुम 20 साल से काम कर रहे हो, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, जब 1 साल तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है तुमने हाथ खड़े कर दी ये बोलकर कि हमारी गलती नहीं है। कह रहे राइट आपके, तो लाइबिलिटी भी किसकी है? आप ही की है ना भाई। तुम एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जा रहे हो, वहां आग लग गई, बोलते जी हमने सिलेंडर लगा रखे हैं, हमने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि भाई आग ना लगे, फिर लग गई, तो आप तब भी क्या बोलो? लग गई तो भाई अब क्या कर, कुछ तो कंपनसेट कर। वो ये तो नहीं बोल सकता ना मेरी गलती नहीं है, मैंने पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट लिए हैं, बट सेफ्टी इक्विपमेंट उस वक्त फ्रीज हो गए, ओपन ही नहीं हुए, तुम सिलेंडर को खींच रहे हो, सिलेंडर उतर ही नहीं रहा। ऐसा भी तो सकता है। अरे बोलो। अच्छा गाड़ी में, हर गाड़ी में एयर बैग्स होता है, जब एक्सीडेंट होता है एयर बैग खुल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट होता है एयर बैग खुलते ही नहीं। कई बार ऐसे हुए एक्सीडेंट हुए एयर बैग्स खुले नहीं, वो इंसान मर जाता है। अब तुम कंपनी को बोलो तुम्हारे एयर बैग नहीं खुले, नहीं भैया कुछ नहीं कर सकती कंपनी, उनकी गलती नहीं है। बट कहीं ना कहीं तो लाइबिलिटी इंपोज करनी पड़ेगी ना। आप हर बार बोल दो हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
कहीं ना कहीं तो आपकी लाइबिलिटी डालनी पड़ेगी। आपको राइट मिल रहे हैं तो सेम टाइम पर क्या लो, लाइबिलिटी भी तो लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा अगर राइट मिल रहे हैं तुम्हें, तुम एंजॉय कर रहे हो राइट को, तो बर्डन भी तो लो यार। राइट ले रहे हो बट साथ में क्या नहीं ले रहे, बर्डन नहीं ले रहे, तो गलत नहीं हुआ ये? क्या राइट के साथ क्या लो, बर्डन भी लो, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट पूरे फॉलो करो, फिर भी कोई हार्म पहुंचा तो आप ही रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बताओ इसमें कहां गलत है? थिंकिंग सोचो ना बेटा। नहीं समझे मेरी बात? आगे बात सब समझ? सृष्टि तू बोल, क्या बोल रही है अब? समझ आ गया? और कोई पूछना चाहता है, कोई डाउट बोलो। किम को डाउट? नहीं? डन। तो बेटा देखो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा? एक तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस पढ़ा, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। हमने क्या पढ़ा? हमेशा लायबिलिटी किसकी आती है? डिफेंडेंट की। बट एक्सेप्शन 5 केस में डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं आती। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कौन सा केस पढ़ा? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और क्या पढ़ा? डिफेंडेंट ऑलवेज लायबल है विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझ आ गई बात? पहली लायबिलिटी खत्म। बोल दो पक्का। दूसरी लायबिलिटी सुनो कौन सी है? विकेरियस। 3 लायबिलिटी होती है टॉर्ट में, पहली कौन सी होती है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट पढ़ा दी। दूसरी कौन सी है? एक बात बताओ, मैंने कोमल को चांटा मारा, कोमल बेटा बस एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? तो कोमल ने बोला सर टॉर्ट कर दिया आपने, क्या कर दिया? लायबिलिटी किसकी आएगी? मेरी आएगी। लायबिलिटी किसकी आएगी? तो नॉर्मली टॉर्ट फीजर लायबल होता है टॉर्ट के लिए। नॉर्मली लायबिलिटी किसकी आती है? टॉर्ट फीजर। बट कुछ केस ऐसे होते हैं पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। बट कुछ केस में लायबिलिटी किसी और की आती है, टॉर्ट किसी और ने कमिट किया है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं टॉर्ट कमिट किसी और ने किया, लायबिलिटी किसी और की आ रही। इसी कॉन्सेप्ट को विकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट बोलते हैं। इन जनरल अगर टॉर्ट मैंने किया, लायबिलिटी किसकी आएगी? मेरी। बट कुछ केस में क्या होगा? लायबिलिटी किसी और की आ जाती है, मतलब टॉर्ट किसी और ने किया, लायबिलिटी किसी और की आ रही है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? विकेरियस लायबिलिटी। एग्जांपल सुनो पहला, प्रिंसिपल एजेंट। एजेंट ने कोई टॉर्ट किया, लायबिलिटी किसके साथ आएगी? प्रिंसिपल की। एजेंट किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल। तो अगर मान लीजिए हमारे डेस्क से आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, हमारे डेस्क से आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आप पैसे देते हो, हम बाद में डेस्क से मना कर देते, पैसे नहीं आए, ठीक है जी, और आपके साथ फ्रॉड हो गया हमारी तरफ से, मैंने नहीं करा, बट लायबिलिटी फिर भी मेरी आएगी, बिकॉज डेस्क पर जो काम कर रहे हैं वो कौन है? एजेंट है। टीचर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, हमारा टीचर आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे, बेटा वो क्या है? एजेंट है मेरा। क्या है वो? लायबिलिटी किसकी आएगी? मेरी। आ रही बात समझ? तो एक इसके बेटा याद रखना, बेटा एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? ही हु एक्ट थ्रू इज एक्टिंग हिमसेल्फ। कोई भी अगर एक्ट थ्रू किसी और के थ्रू करवाता है, माना जाएगा इज एक्टिंग हिमसेल्फ, माना जाएगा वो खुद एक्ट कर रहा है। सो द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो माना जाएगा एजेंट जो एक्ट करता है वो किसका एक्ट है? प्रिंसिपल। सो व्हेन एजेंट कमिटेड टॉर्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एज एजेंट, अगर मान लीजिए एजेंट क्या करता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में अपनी कोई टॉर्ट करता है, कौन लायबल? प्रिंसिपल इज लायबल। चलो मान लीजिए कोई हमारा, मान लीजिए मेरा कोई एजेंट घर जाता है और शराब पीकर रोड पर लेट जाता है। मेरा कोई एजेंट ऑफिस में कोई क्या कर रहा है? घर जाता है, शराब पीकर क्या कर जा रहा है? वो लेट जाता है रोड पर और 2-3 लोगों के साथ मारपीट कर लेता है, वो झगड़ा कर लेता है और उनको ईंट विट मार देता है वो, मान लीजिए। बताओ मेरी लायबिलिटी आएगी? क्यों? नहीं। चलो ऑफिस में ही था वो 10 से 6, बोला सर खाना खा के आता हूँ, मैंने कहा जा, बाहर गया, ठेके पैग लगाया उसने मस्त। बता रहा हूँ 1 मिनट सुन। उसने बोला सर खाना खा के आता हूँ नीचे, मैंने कहा खाया, वो गया ठेके पे, 2 उसने क्या लगाई, 2 पैग लगाए और सेट हो गया बिल्कुल। वो सेट होकर फिर नीचे लेट गया वो, और क्या कर रहा है? झगड़े कर रहा है सबके साथ, तलवार निकालकर जो आ रहा है उसको तलवार मार रहा है। नहीं मैंने नहीं बोला उसको करने के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब बताओ मेरी लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। किम लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी? ये पुष्पा की तरह तो क्यों करती है ऐसे गर्दन टेढ़ी करके?
आएगी नहीं आएगी लाइबिलिटी? साक्षी बता, लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी? आएगी। लाइबिलिटी नहीं आएगी बेटा, एक बात सुनो, यहां पे क्या लिखा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी। याद रखना, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में कुछ गलत कर रहा है। मैंने उसको काम भेजा बैंक में जा, मैंने अपने एजेंट को भेजा बैंक में कैश जमा करवाया, उसने कैशियर को पकड़ के चांटे मार दिए। उसने कैशियर को पकड़ के क्या मार दिए? चांटे। मैंने पूछा तूने मारा क्यों? कह रहा सर बस मेरी बात नहीं सुन रहा था, मैंने मार दिया। तो भैया मेरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में उसने क्या करा है? टॉट करा है। क्या करा है? मेरी लायबिलिटी आएगी। मतलब समझो बेटा, याद रखना, अगर एजेंट ने कोई टॉट किया है बट कहां किया है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में करा, तब बेटा लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, मैंने ऐसे काम नहीं भेजा था ना, उसको खाना खाने भेजा था। अभी मैंने बोला उसको, मैंने बैंक भेजा, बैंक भेजा और बैंक में काम करवाने के लिए भेजा, और बैंक में जाकर वो खुद क्या करता है? किसी से हाथापाई कर लेता है। अब लायबिलिटी आएगी। ऊपर मुंह करो, दोबारा सुनो ध्यान से। मान लीजिए मेरा एजेंट क्या करता है, मेरा एजेंट आपको एक चेक बुक पे मेरे नकली सिग्नेचर करके साइन करके दे दे। मेरी चेक बुक पे मेरे नकली सिग्नेचर करके आपको कोई पेमेंट करनी है, मेरा एजेंट चेक बुक पे नकली सिग्नेचर मेरे करके आपको दे दे, बताओ लायबिलिटी आएगी? यस, फिर आएगी। बिकॉज क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में काम कर रहा है ये। बस दो वर्ड याद रखना बच्चों, एजेंट की लायबिलिटी, एजेंट ने टॉट किया, लायबिलिटी प्रिंसिपल की आएगी। याद रखना बस, टॉट कब हुआ हो? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी में। और एक स्टेटमेंट याद रखना है, क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इसका मतलब क्या होता है? ही हु एक्ट्स थ्रू इज एक्टिंग हिमसेल्फ। जो किसी और से काम करवा रहा माना जाएगा वो खुद एक्ट कर रहा है। आगे बात समझ। इसके ऊपर केस था एलॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। सुनना ध्यान से। क्लर्क था बच्चों सॉलिसिटर फर्म का, सॉलिसिटर मतलब एडवोकेसी फर्म का, वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और वो जो मैनेजिंग क्लर्क है वो किस में काम कर रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहा है। कमिटेड फ्रॉड, और उसने क्या कर दिया उस दौरान? फ्रॉड। कैसे? अगेंस्ट द लेडी क्लाइंट। किसके अगेंस्ट फ्रॉड करा? लेडी क्लाइंट बाय फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग हर टू साइन डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग हर प्रॉपर्टी टू हिम। उस लेडी क्लाइंट से ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवा ले जिसपे लिखा है कि लेडी क्लाइंट अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर रही क्लर्क को, और लेडी क्लाइंट के बाद पता नहीं कि उससे ऐसा पेपर साइन करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? क्लर्क एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहा है जिसमें लेडी क्लाइंट बोल रहे कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करती हूँ उस गरीब को, और उस लेडी क्लाइंट को पता नहीं, वो सोच रही मेरे केस से रिलेटेड, एडवोकेट ने भेजा कुछ केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, साइन कर दी, मतलब फ्रॉड कर रहा है मैनेजिंग क्लर्क। ही डन सो विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल। एजेंट के प्रिंसिपल, क्लर्क के प्रिंसिपल को नहीं पता, बट फिर भी वो लायबल होगा, बिकॉज फ्रॉड कहां हो रहा है? इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी ड्यूटी हो रहा है। आगे बात समझ, बोल दो। चलो दूसरा, एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक पार्टनर अगर कोई टॉट कर दे तो बेटा बाकी सब पार्टनर लायबल होते हैं। अगेन याद रखना बेटा, वो एक्ट कब हुआ हो? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बस एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने अगर टॉट कमिट किया तो लायबिलिटी किसकी आएगी? सारे पार्टनर्स की आएगी। बस याद क्या रखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ हो। ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल देयर फॉर टू सेम एक्सटेंट एज गिल्टी पार्टनर। इसी को क्या बोला गया? म्यूचुअल एजेंसी। थर्ड, मास्टर सर्वेंट। सर्वेंट ने कोई टॉट किया, लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? मास्टर की। मास्टर इज लायबल फॉर टॉट कमिटेड बाय सर्वेंट, अंडरलाइन करिए, वाइल एक्टिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सर्वेंट किस में काम कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कुछ ऐसा कर रहा है तो बेटा मास्टर की लायबिलिटी आ जाएगी। द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज लायबल। अच्छा ये मत भूलना कि सर्वेंट की लायबिलिटी नहीं आएगी, ये याद रखना सर्वेंट की लायबिलिटी भी आएगी। जिसने करा उसकी लायबिलिटी तो आएगी आएगी, वो तो टॉट फीजर है। सर्वेंट ने करा, एजेंट ने टॉट किया, वो तो टॉट फीजर है, उसकी तो आनी ही आनी है, बट उसके प्रिंसिपल की आ रही है, उसके मास्टर की आ रही है, बिकॉज विकेरियस लायबिलिटी। अरे बोल दो पक्का। इंप्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का नाम देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो बेटा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई टॉट करता है तो याद रखना, रिमेंबर दैट एम्प्लॉयर इज विकेरियसली लायबल फॉर टॉट कमिट ऑफ हिज सर्वेंट
इंप्लॉयर तभी लाइबल होता है जब उसके सर्वेंट ने काम किया हो बेटा कोई गलत। बट यहां पर किसकी बात हो रही है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की, इसलिए लिखा है ही इज नॉट लाइबल फॉर टॉर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, सुनो ध्यान से। कह रहा है एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल merely because independent contractor commits a tort in course of employment। एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए। बट कुछ केस में एम्प्लॉयर लाइबल हो जाता है, वेयर एम्प्लॉयर इज लाइबल ओनली हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव कमिटेड ए टॉर्ट, जहां पर माना जाएगा उसी ने क्या किया है? टॉर्ट किया। दिस में हैपन इन एनी वन ऑफ थ्री वेज। ये 3 केस में होता है। पहला, एम्प्लॉयर ऑथराइजेस टू कमिट हिम ए टॉर्ट, जहां पर बेटा एम्प्लॉयर ने ही क्या किया था? ऑथराइज किया था, क्या करो? टॉर्ट करो। एम्प्लॉयर ने किसको ऑथराइज करा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। एम्प्लॉयर ने किसको ऑथराइज करा? मुस्कान झा, गौरी शर्मा, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो अगर बातचीत खत्म हो गई तो एम्प्लॉयर ने अगर क्या करा? ऑथराइज करा किसको? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। दूसरा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला केस है और नेग्लिजेंस किसकी है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब बताओ लायबिलिटी किसकी आएगी? अब आएगी लायबिलिटी एम्प्लॉयर की। किसकी आएगी? तो जनरली बेटा हमने क्या पढ़ा? एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए, बट 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर एम्प्लॉयर लायबल होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए। एम्प्लॉयर कैसे लायबल हो जाएगा? देखना, एम्प्लॉयर ऑथराइजेस हिम टू कमिट ए टॉर्ट। एम्प्लॉयर ने बोला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को टॉर्ट कर, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा काम करा जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला है, मतलब हजार्डस वाला काम कर रहा है ये। और नेग्लिजेंस, गलती किसकी है उसमें? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है। उसने बिना कोई क्या करवाए? सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करवाया। अब ऑथराइज किसने करा था? एम्प्लॉयर ने। अब लायबिलिटी किसकी आएगी? एम्प्लॉयर की। एक क्यों पढ़ रही बेटा? तीनों पढ़ना। ये देखना बेटा, एंड लिखा है बीच में। समझ आ गई बात? चलो मुझे एक बार बताओ दोबारा से, टॉपिक क्या था? विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली टॉर्ट के लिए लायबिलिटी किसकी आती है? टॉर्ट फीजर की आती है। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर टॉर्ट कमिट किसी और ने किया, लायबिलिटी किसी और की आती है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? विकेरियस लायबिलिटी। कितने केस पढ़े हमने इसमें? 4। पहला प्रिंसिपल एजेंट, दूसरा पार्टनर, तीसरा मास्टर सर्वेंट, फोर्थ एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। हाँ बिल्कुल, एजेंट ने अगर टॉर्ट किया तो एजेंट टॉर्ट फीजर है, वो तो होगा ही होगा। प्रिंसिपल इसलिए हो जाएगा बिकॉज उसके ऊपर विकेरियस लायबिलिटी आ रही है, उसी के बिहाफ पर वो काम हो रहा है। समझे? देख, मैंने क्या करा? मर्डर करा, बट मर्डर करने के लिए कोमल ने बोला मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, साथ में कोमल भी जाएगी। और अगर दूसरा केस, मैंने ही मर्डर करा, तो सब लायबिलिटी किसकी आएगी? मेरी आएगी। समझा? और अगर मैंने करा कोमल के बिहार पर, तो मैंने इस करा इसलिए लायबिलिटी आ रही है। कोमल पीछे से क्या है? शार्प माइंड है, ये करवा रही है सब कुछ, तो ये भी लायबिलिटी इसकी भी आएगी। क्या बताऊं बेटा? देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ा है? जनरली एम्प्लॉयर की लायबिलिटी आती है अगर कॉन्ट्रैक्टर उसके जो अंडर में काम कर रहा है वो टॉर्ट कर दे। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं है, यहां पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो। क्या कर रहा हो? इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, उसका काम इंडिपेंडेंट है, उस पर एक एम्प्लॉयर का दबाव नहीं होता। तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर टॉर्ट कर रहा है, कौन टॉर्ट कर रहा है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टॉर्ट कर रहा है, बट उस पर किसका कंट्रोल नहीं है? अकेले एम्प्लॉयर का कंट्रोल नहीं है, तो लायबिलिटी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की आएगी। बट 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो एम्प्लॉयर की भी आ जाएगी, जहां पर एम्प्लॉयर ने खुद क्या करा हो? ऑथराइज कर दिया हो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वो टॉर्ट करने के लिए। एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। बहुत सारी आप देखते हो बेटा, गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स मॉल्स में जाते हो, गार्ड होते हैं बेटा, उनके वहां पर देखना G4 लिखा होता है। G4 एजेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड देती है बेटा। वो क्या है?
अब जितने भी मॉल में अगर आपको मिलेंगे गार्ड्स, वो जी फॉर एजेंसी के ज्यादातर मिलते हैं। तो वो जी फॉर एजेंसी क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो अलग अलग मॉल्स में अलग अलग लोगों को मैन पावर देती है, गार्ड देती है। जिसको पुलिस, जिसको चाहिए गन वाला देगी, जिसको बिना गन वाला चाहिए बिना गन वाला देगी। तो वो कौन है बताओ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अब अगर उसने कोई टॉट करा तो मॉल वाले क्यों लाइबल होंगे, बिकॉज वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, गार्ड्स G4 के अंडर में काम कर रहे हैं, G4 लाइबल होगा ना। बट G4 वहां पर लाइबल नहीं होगा, वहां पर डायरेक्ट मॉल वाले लाइबल हो जाएंगे, जहां पर मॉल वालों ने ही G4 वालों को क्या बोला हो, टॉट करने के लिए। फिर वहां पर मॉल वालों की लाइबिलिटी आ जाएगी। एक कंपनी है, किस उसी एम्प्लॉय की लाइबिलिटी आएगी। अब देखो एक बात बता, तेरे घर कोई एसी सर्विसिंग के लिए आता है एक कंपनी की तरफ से, तो उसको घर में एंट्री दे देगी, पहले चेक करेगी उसका आई कार्ड वगैरह। कोई भी हो सकता है, वो तो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, ऐसा आ रहा हूं। तो ये जिम जो आउटसाइडर डील कर रहा है उस पर्सन के साथ जो फायर्ड हो चुका है, किसकी ड्यूटी थी ये कंफर्म करना कि अभी वहां पर है या नहीं है, उस क्लाइंट की ड्यूटी थी। अब कंपनी किसी को फायर्ड करती, कंपनी बताएगी थोड़ी पब्लिकली, ढिंडोरा थोड़ी पीटेगी कि मैंने इसको निकाल दिया। अगर तुम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछोगे तो पार्टनरशिप फर्म के लॉ में लिखा है जब तुम किसी को निकालते हो तो एडवर्टीजमेंट दे दो। बट तुम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, कंपनी में ऐसा कुछ कहीं लिखा ही नहीं हुआ, पब्लिकली किसी ने नहीं बताया ना। अब जो पर्सन आउटसाइडर डील कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कंफर्म करे, चेक करे कि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ बंदा जेन्युइन है या नहीं है। यार मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, मैं खुद चेक करूंगा ना, या मुझसे कोई शादी कर रहा है मैं ही चेक करूंगा ना, मुझे बताने थोड़ी आएगा कोई कि भाई ठीक है नहीं। तुम किसी शादी करो तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले से शादीशुदा है नहीं है, और पहले शादीशुदा निकाह तुमने कर लिया, तुम बोलो बताया नहीं, वो बताएगा क्यों भाई, उसने तो पहले कांड कर रखा है, क्यों बताएगा वो। ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी बनती है चेक करना कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट ना हो, प्रॉपर्टी की बैंक में गिरवी ना हो, कोई बताएगा थोड़ी मुझे ये। तो हमेशा जो पर्सन डील कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है ये, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी आ जाती है। एक पॉइंट नहीं है ना बेटा, तीनों पॉइंट इकट्ठे साथ पढ़ने हैं आपको, तुम एक पढ़ रहे हो, नहीं समझे। पहला पॉइंट है, कह रहा है एम्प्लॉयर ने ऑथराइज करा उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को टॉट करने के लिए, ये बात समझ आ गई, मैंने ऑथराइज करा उस कॉन्ट्रैक्टर को टॉट कर। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्टर ने वो वाला टॉट करा जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला, हजार्डस केमिकल प्लांट चला रहा है वो, और मैंने उसको बोला कि टॉट कर। और नेग्लिजेंस किसके करा, किसने, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अब लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी, एम्प्लॉयर की, बिकॉज ऑथराइज कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। साथ है, हाँ। और पूछो, इतना मुश्किल है क्या तुम बार बार पूछ रहे हो। मैंने कर दिया मर्डर, ठीक है, हैं? हाँ। तो ना कहने से थोड़ी कुछ होता है, प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता बेटा, जितना तुम समझ जाते हो ऐसे आसानी से कि कोई फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई मर्डर करेगा, सुसाइड मेरे लिख देगा, आशीष सर मेरे प्यार थे इसलिए मैंने मर्डर कर लिया, सुसाइड कर ली, मैं थोड़ी मेरी वजह से मैं मर्डर कर लिया किसी ने, सुसाइड कर ली, मैं थोड़ी लायबल हो जाऊंगा। प्रूफ भी करना पड़ेगा, कोई एविडेंस होंगे तभी मेरे ऊपर आंच आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। ऐसे तो सुसाइड नोट में अगर मान लो कोई जा रहा है, उसको किसी को फंसाना हो, वो क्या लिख के चला जाएगा, यही है वो जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, वो बंदा जानता ही नहीं उसको। तो ऐसे थोड़ी आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी, कुछ एविडेंस कुछ प्रूफ आपके अगेंस्ट मिलेंगे तभी होगा। और भी कोई है सवाल? मर्डर तो मैंने कर दिया, को किडनैप वगैरह भी करवा लो मुझसे, उठवा लो किसी को, नहीं? चलो आगे बढ़ो, लास्ट बेटा, तीसरी लाइबिलिटी। हाँ सृष्टि, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। एक तीसरी लाइबिलिटी बतानी जरूरी है ना 2 मिनट की है, तुम तो पढ़ रखा है फिर भी कह रही समझ नहीं आएगा।
चलो एक बेटा लाइबिलिटी रहेगी, फिर ये लाइबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और समझाने जरूरी है, नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, दोबारा नेक्स्ट क्लास में समझाना पड़ेगा। कितनी लाइबिलिटी को जरा बताएंगे? दो। पहली स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरी विकेरियस लाइबिलिटी। तीसरी लाइबिलिटी सुनो बेटा, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, सुनो बेटा ध्यान से, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में क्या होता है? विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का मतलब सुनो ध्यान से। अच्छा, अभी मैंने विकेरियस लाइबिलिटी में क्या पढ़ाया? एक्ट आपने किया, लाइबिलिटी किसी और की आ रही है। जैसे हमने पढ़ा प्रिंसिपल, एजेंट, मास्टर, सर्वेंट, पढ़ा ना हमने। क्या है, गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है? गवर्नमेंट के तो एजेंट होते हैं, और अगर मान लो वो एजेंट टॉट कर देगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी आएगी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आओ इंडिया में देखते हैं क्या होता है। कह रहा देखो, इंडिया में जो गवर्नमेंट का एजेंट फंक्शन करता है वो सॉवरिन फंक्शन है, ये नॉन सॉवरिन फंक्शन है। पहले सुनो ध्यान से, डीटीसी की बस का ड्राइवर सरकार का एजेंट है। दिल्ली सरकार के जो भी अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहे हैं वो किसके एजेंट है? दिल्ली सरकार के। अब चेक करो, वो जो एजेंट काम कर रहा है वो सॉवरिन फंक्शन है, नॉन सॉवरिन? सॉवरिन फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। आर्मी का काम जो है वो कौन करता है? गवर्नमेंट के हाथ में है। डिफेंस का काम सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर मान लीजिए वो एजेंट कौन से काम कर रहा है? सॉवरिन। तो आर्मी गवर्नमेंट की एजेंट है, उसने को टॉट कर भी दिया, कह रहा गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। सॉवरिन फंक्शन है, उसका प्राइम फंक्शन है, गलती हो भी की कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपके कौन से फंक्शन थे? नॉन सॉवरिन फंक्शन का मतलब सुनो, ऐसे फंक्शन जो प्राइवेट प्लेयर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है। बसेस सरकार की भी चलती है, प्राइवेट भी चलती है। अच्छा, हॉस्पिटल सरकार के भी चलते हैं, प्राइवेट भी चलते हैं। सरकार का कौन सा फंक्शन हुआ? नॉन सॉवरिन। अब अगर मान लीजिए उस एजेंट ने कोई टॉट कर दिया, गवर्नमेंट की लायबिलिटी आएगी। मान लीजिए सरकारी अस्पताल में हमने ऑपरेशन करवाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने हमारा इलाज करा, पथरी निकालनी थी, ठीक है, स्टोन निकालनी थी, पथरी तो निकाल दी, फोन डाल दिया पेट में, सुना है? टॉवल डाल दिया, फोन डाल दिया, सीजर डाल दिया। अरे नहीं सुना आपने? ये आए दिन खबर आती रहती है। तो मान लीजिए अगर आपने क्या करा, इलाज करवाया, पेट में आपके क्या हुआ? छोड़ दिया ऐसी का सामान, तो नेगली यहां पर गलती किसकी है बताओ? डॉक्टर की। पर डॉक्टर किसका एजेंट है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट लायबल है स्टॉट के लिए, बिकॉज डॉक्टर वहां पर कौन से फंक्शन कर रहा है? नॉन सॉवरिन। अरे हाँ, तुम्हारी तुमने बताता हूं, तुम सब लोगों को एक बात बताता हूं, तुम सब लोग ना अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हो, सच बताता हूं ना। तुम पढ़ाई में अच्छे, और ना तुम क्या हो, देश विदेश में अच्छे। तुमसे कोई भी बात पूछ लो, तुम्हारे ऐसे अच्छा होता होगा, हुआ होगा। तुमसे कुछ भी पूछ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। तुम्हारे 24 घंटे कहां बीतते हैं पता नहीं लगता। अरे टाइम दो भैया अपने आप को, औरों के बजाय अपने आप को टाइम दो। सोचो आप कहाँ हो, थोड़ा मोबाइल चलाया करो। क्या कह रहे हो, पूरा दिन मोबाइल ही चलाते हैं? मोबाइल चलाओ पर सही यूज करो उसका। थोड़ा न्यूज के चैनल की न्यूज अपडेट देख लिया करो। थोड़ा एंटरटेनमेंट जगत में क्या चल रहा है वो देख लो। क्रिकेट जगत में क्या चल रहा है वो देख लो। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो देख लो। ये पता होना चाहिए आपको। अभी बताओ कौन सी न्यूज छाई हुई है न्यूज चैनल्स पर? पीएम। कौन बोला पीएम? पीएफआई। हाँ, पीएफआई पता है आपको क्या है? ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक है, यूट्यूब चैनल भी है उसका, 2.2 लाख उसके फॉलो सब्सक्राइबर्स हैं। उसको सरकार ने बैन कर दिया 5 साल के लिए। उसकी बहुत सारी क्या है संस्थाएं हैं, उन सबको भी बैन कर दिया। कल तक न्यूज आई हुई थी बेटा, राजस्थान में जो अशोक गहलोत है वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। तुम कह रहे सर ये क्या भला है वेनिका? पता होना चाहिए यार। तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। देखा करो सब कुछ, पता होना चाहिए। तो ये कितने केस आए, ये वाले तो बहुत सारे केस आए। आए दिन क्या हुआ, पेट में कैंची छोड़ दी, पेट में क्या हुआ, फोन छोड़ दिया, टॉवल छोड़ दिया। तो ये गवर्नमेंट के नॉन सॉवरिन फंक्शन है, यहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी आएगी। सॉवरिन का मतलब, बात सुनो भाई, सॉवरिन का मतलब वो फंक्शन जो गवर्नमेंट के फंक्शन है, इसके अलावा कोई और नहीं करता। नॉन सॉवरिन का फंक्शन मतलब गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट प्लेयर भी करता है। नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान से, ये तो बेटा इंडिया की बात बता दी मैंने। तो बेटा विकेरियस लायबिलिटी स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हमने, पहले इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था विकेरियस लायबिलिटी। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा?
स्टेट बोले तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सर इंग्लैंड में भी क्या कुछ ऐसा होता है क्या? तो इंग्लैंड में बोला गया है क्राउन का एजेंट, जिसके सर पे बेटा क्या होता है, क्राउन होता है, किंग या क्वीन। पहले क्वीन थी एलिजाबेथ, अब वो किंग हो गया है। तो कहने का मतलब क्या उनकी लाइबिलिटी भी आती है, उनके सर्वेंट अगर कोई टॉट करे तो। कह रहा बिफोर क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, इस एक्ट से पहले क्राउन के टॉट के लिए क्राउन की लाइबिलिटी नहीं थी, बट इस एक्ट के आने के बाद क्राउन की लाइबिलिटी भी आ गई, क्राउन के जो सर्वेंट ने टॉट किया है। बस इतना याद रखना है। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के आने से पहले क्राउन की लाइबिलिटी नहीं थी, जो टॉट एजेंट ने करा था। और इस एक्ट के आने के बाद किसकी लाइबिलिटी है? क्राउन की लाइबिलिटी, अगर सर्वेंट ने टॉट किया है। ओवर बच्चों विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ये जो सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? चार्ट फॉर्म में पढ़ा दिया वो। अरे बोल दो यार। तीनों तरह की लाइबिलिटी खत्म टॉट की, बताओ कौन कौन सी? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, विकेरियस और विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, तीनों लाइबिलिटी खत्म। बेटा लास्ट क्लास होगी परसों वाली, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, फिर रिवीजन चल जाएगी बेटा चैप्टर 1 से दोबारा शुरू। ठीक है जी। लॉ ऑफ टॉट की लास्ट क्लास है परसों, चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट सुन लो बेटा। हाँ बेटा एक मिनट रुक, आज क्या है? 28 है ना बेटा? 2 अक्टूबर गांधी जी के दिन, गांधी जी की याद में। क्या कह रही है? क्या बोल रही है? सही से बोल। दुआ एक बार बोलना, क्या बोला था? नहीं एलआर नहीं, पूरा बोल। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट। तो दो लॉजिकल रीजनिंग का 2 तारीख को टेस्ट है। चलो सही बात है। थर्ड अक्टूबर कर दे शाम को। अब तो ठीक है। 3 अक्टूबर शाम को नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जो कहते सर हमने नोटिफिकेशन का वेट करा, आई नहीं, उनको इस बार मैं धर लूंगा अच्छे से। ठीक है, चेक करते रहे, नोटिफिकेशन 7 से 8 के बीच में आ जाएगी, या थोड़ा लेट आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा। तो 3 अक्टूबर को टेस्ट है, अनाउंसमेंट में बेटा आ जाएगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।